आई होप आप सब ने 8.1 एक्सरसाइज कर ली होगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई जो पूरा मैंने जो लेक्चर 1 बनाया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वो 8.1 पर बेस्ड था पूरा। ठीक है, उसकी वजह से आप उसकी मदद से आप पूरे 8.1 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैंने बताए थे तुमको, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट। ठीक है, वो मैंने पहले तो मैंने एंगल वो ही क्या कहते हैं उसको फंक्शन ही बताए पहले तो। ठीक है, सबसे पहले फंक्शंस बताए मैंने, उसके बाद फिर मैंने फंक्शंस विद एंगल बताए कि साइन ए क्या होगा, साइन बी क्या होगा। ठीक है, वो एंगल के अकॉर्डिंग फंक्शंस क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अकॉर्डिंग टू एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनाएंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए मतलब जैसे कि 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए। ठीक है, आज हम इनके लिए अपना वो क्या कहते हैं फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, शायद स्क्वायर जैसा ना लग रहा हो बट आप समझ लीजिए कि ये स्क्वायर है एक। ठीक है, ABCD लिख देता हूँ इधर, ABCD इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता तो दिया ही हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने साइन ए के साथ पढ़ा था, ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, टेन के लिए भी, कॉट के लिए भी। ठीक है, सब के लिए। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ मान लिया ABCD इज़ अ स्क्वायर। ठीक, अगर ABCD एक स्क्वायर है तो हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड बराबर होती हैं। उसकी सारी साइड अगर बराबर होती हैं तो अगर मैंने ए साइड मान लिया इसको, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ओके, और देखिए इनके जो एंगल्स होते हैं, स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, ये सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ओके, तो यहाँ तक बात समझ आ रही है। चलो तो अब करते हैं। अब हमने मान लिया, हमने देख लिया कि स्क्वायर है एक, ABCD के एक स्क्वायर है और उसकी सारी साइड जो है वो बराबर है, ए। ठीक है, और जो एंगल है वो भी बराबर है और वो कितने 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं D और B को किसी लाइन से अगर ज्वाइन कर दूं, D और B को किसी लाइन से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इस लाइन को जैसे कि आपको पता ही होगा क्या कहते हैं इसको कहते हैं डायगोनल। डायगोनल, ठीक है, ये किसका डायगोनल है, स्क्वायर का। ठीक, जो अपोजिट वर्टिसेस हैं अगर उनको ऐसे जोड़ देते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ देते हैं अगर, तो वो डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल। अब डायगोनल क्या काम करता है, डायगोनल जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको भी बराबर बराबर हिस्से में बांट देगा। ठीक है, जो डायगोनल होता है वो जो एंगल है जहाँ से डायगोनल बन रहा है उसको हाफ हाफ बांट देता है। मतलब अगर ये 90 डिग्री है पूरा, ठीक, तो 90 डिग्री का आधा तो इधर आ जाएगा और आधा इधर। ठीक है, मतलब 45 इधर और 45 इधर। ठीक, 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर। ओके, तो अब देखो जब हमने ये लाइन खींची, इस लाइन को खींचने के बाद हमने एक ये वाला रीजन देखा अपना, अगर हम इस रीजन को लेके चलें, ठीक, खाली इस रीजन को, कौन से वाले को, DBC को। ठीक, तो ये वाला रीजन DB और DB और ये बन गया C। ठीक है, DBC, और ये वाला एंगल कौन सा, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है।
है ना, क्योंकि इस डायगनल ने, इस वाले डायगनल डी बी डायगनल ने 45 डिग्री इधर बांट दिया था और 45 डिग्री इधर बांट दिया था, तो 45 डिग्री इधर आ गया। ठीक, और ये कितना है, ये भी 45 डिग्री होगा जब यहाँ पहुँचा है ये डायगनल। ठीक है, अगर हम बी से शुरू करते डायगनल को या फिर डी से, एक ही बात है, डायगनल क्या करता है, एंगल को बराबर बराबर बांट देता है। ठीक है, हाफ कर देता है। अगर इधर 60 डिग्री होता और डायगनल ऐसे खींच देते तो क्या होता, 30 डिग्री आ जाता दोनों तरफ। ठीक है, इधर क्या आ गया 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री, तो ये भी कौन सा हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। अब देखिए ये जो फिगर है हमारी, इसका नाम हमें जैसे कि पता है, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर को अगर हम डायगनली काट दें या फिर डायगनली उसके एरिया को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें एक राइट एंगल निकल जाएगा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा हमें, जिसका ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा और ये वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे 45 डिग्री के एंगल। ठीक है, तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से हम अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका 45 डिग्री वाला एंगल नाप सकते हैं। इधर से कौन सा वाला नाप सकते हैं, 45 डिग्री वाला। ठीक, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो ये एंगल ए था, इसकी जगह हम कौन सा क्या रख सकते हैं, साइन 45 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं साइन 45 डिग्री। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियोज़ का वैल्यूज़ निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है, जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर निकालनी है तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, हमें तीनों साइड चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किससे मिलकर बने, खाली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से ही। ठीक है, इन्हीं की तो आपस में रेशियो करके हमें अलग अलग फंक्शन दिए जाते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया अभी तक कल। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया साइन फंक्शन, ये हो गया कॉस फंक्शन, ये हो गया टेन फंक्शन। अब इसमें तीन चीज़ के अलावा कुछ आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, यही तीन चीज़ों का रेशियो है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये तीन चीज़ पता चल जाए अगर, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं फिर, है ना। अगर हमें ये तीन चीज़ें पता चल जाए किसी भी ट्रायंगल की तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखो, चलो पता लगाते हैं इधर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी लेंथ क्या होंगी, इनकी ए होंगी सारी लेंथ। ठीक, तो ये वाली साइड जो होगी वो होगी ए, ये वाली साइड भी होगी ए। अब देखिए, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, बेस पता है, हमें हाइपोटेनस की और ज़रूरत है जिससे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, अब देखिए, तो इधर हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है ओवरऑल, है ना। तो हाइपोटेनस फाइंड करने का क्या तरीका है, हमें पता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें, हाइपोटेनस क्या है इधर, डीबी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर डीसी का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, बीसी। ठीक है, डीबी स्क्वायर बराबर में डीसी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर। तो डीबी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो डीबी को तो ऐसे ही लिख देंगे। डीसी की वैल्यू हमें पता है ए, तो डीसी की वैल्यू ए है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो ये ए स्क्वायर। ये बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू भी ए है तो ये ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितने ए स्क्वायर हो गए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए, ये हो गए 2 ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर। ओके, तो डी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास ये।
अब हमें डी बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी बी की वैल्यू ओनली डी बी की वैल्यू चाहिए, डी बी के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम ले लें तो क्या हो जाएगा, इधर डी बी का स्क्वायर, ये डी बी का स्क्वायर बराबर में 2a का स्क्वायर, ये अंडर रूट इधर, तो इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो स्क्वायर रूट होता है वो एक्चुअल में 1/2 पावर होता है, और अंदर क्या है, डी बी का स्क्वायर, ठीक है। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 1, तो इधर वैल्यू कितनी आ गई, ओनली डी बी, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक, तो डी बी। अब देखिए इधर भी ऐसे होगा, ए स्क्वायर के साथ अंडर रूट एक बार 2 के ऊपर आ जाएगा, एक बार अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट अगर कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, खाली ए बचेगा, ठीक। तो डी बी की वैल्यू क्या आ गई भाई, डी बी की वैल्यू आ गई √2a, ओके। डी बी की वैल्यू कितनी आ गई, √2a, ठीक। अगर किसी को पता भी होगा, शायद किसी को पता भी होगा कि जो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है, वो कितना होता है, √2a, ठीक है। डायगोनल, अगर किसी को पता थी ये बात तो ज़रूरत नहीं थी हमें ये सब करने की, हम डायरेक्ट इधर लिख देते कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हमें पता क्या होता है, √2a, और इधर √2a लिख देता। बट फिर भी मैं आपको ये बताता ज़रूर कि √2a कैसे आया। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ये कैसे आता है, ये इसी तरीके से आता है जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2a, ठीक। स्क्वायर के जो डायगोनल की वैल्यू होती है, ये वाला डायगोनल कह लो या फिर ये वाला डायगोनल कह लो, ठीक है, ये वाला डायगोनल या फिर ये वाला डायगोनल हमेशा अपोजिट वर्टिसेस के साथ बनता है, ओके। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, √2a, इतनी लेंथ होती है इसकी, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर की, ठीक। लेंथ ऑफ लिख लेते हैं इधर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है वो, √2a, जैसे कि हमारा इधर से निकल के भी आया है, ठीक। तो हमें तीनों चीज़ मिल गई, परपेंडिकुलर भी मिल गया ये वाला, बेस भी मिल गया ये वाला, और हाइपोटेनस तो मिल ही गई ये वाली, ठीक है। तीनों चीज़ हमें मिल गई हैं, तो तीनों चीज़ हम जब हमें मिल गई हैं तो हम अब तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। जैसे कि sin 45 डिग्री फाइंड करते हैं सबसे पहले, sin 45 डिग्री। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। कितना होता है sin कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और sin 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री या तो इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो, आंसर सेम आना है क्योंकि इधर भी 45 डिग्री है और इधर भी 45 डिग्री है। तो sin 45 डिग्री ये रहा sin 45 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर ये रही, तो P की वैल्यू क्या होगी, A, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, √2a। अब A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1/√2। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, साइड में। ऐसे ही हम कॉस की भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही हम कॉस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉस के लिए फाइंड करते हैं, तो cos 45 डिग्री कितना होता है भाई, कॉस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, ठीक है। अब बेस की वैल्यू कितनी, A, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, √2a, तो इधर 1 बचा। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई भाई, ये हुई 1/√2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 आ गई। अब फाइंड कर लेते हैं tan की। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो तुम, या तो निकाल लो sin 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री से, या फिर हमें बताइए tan 45 डिग्री, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हम कर देंगे ऐसे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है A, बेस की वैल्यू कितनी है, ये भी A है,
तो ए बाय ए कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1045 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1। ठीक, इधर से अगर मैं फाइंड आउट करके दिखाऊं आपको तो कितना होगा, 1045 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री कितना आया भाई, वो भी 1/√2 आया था, जैसे कि ये रहा। ठीक है, ये भी 1/√2, 1/√2 अपॉन में, अब कॉस 45 कितना था, ये भी 1/√2। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 × √2 और नीचे भी क्या हो जाएगा, √2 × 1, तो 1 से 1 गया और √2 से √2, इधर क्या बच गया, 1 ही बचा। ठीक, आंसर कितना आ गया 1। तो 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गया 1। ठीक है, अब साइन की आ गई, कॉस की आ गई, टेन की आ गई। अब जैसे कि हमें पता है 1/sin क्या होता है भाई, 1/sin होता है कॉसेक। ठीक है, और कॉट क्या होता है भाई, कॉट होता है 1/10। ठीक, और आपका सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। ठीक, जौन सा एंगल तुम इधर लगा रहे हो वही एंगल तुम्हें यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो एंगल तुम इधर लगा रहे हो वही एंगल तुम्हें वहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम 45 डिग्री के लिए फाइंड आउट करें तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री और इधर 45 डिग्री। ठीक है, तो हम ओनली प्रिंसिपल फंक्शन के लिए हम फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल फंक्शन कौन से बताए थे, 3 प्रिंसिपल फंक्शन खाली, साइन, कॉस और टेन, बाकी तो इन्वर्स है बस। ठीक है, बाकी तो इनका उल्टा करके निकल जाते हैं। ठीक, अगर हमें साइन की वैल्यू आ गई तो हम उसको इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारी कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अगर साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2/1, उसकी वैल्यू कितनी है, √2, तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। ठीक, ऐसी इसकी 1 को उल्टा कर देंगे तो 1 ही रहेगा ये तो भाई। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, और सेक 45 डिग्री जो है वो कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू कितनी है 1/√2। ठीक, 1/√2 को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2/1। तो ओनली क्या है, सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √2। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट हमने कर ली 45 डिग्री के लिए, हमने फाइंड आउट कर ली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हमने। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उन सब के लिए हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब देखिए, ये तो बात हो गई 45 डिग्री की। ठीक, अब एक बार 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार 0 डिग्री और 45 डिग्री के लिए भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios for 0 and 90 डिग्री। ओके, तो देखो 0 डिग्री एंगल कितना होता है भाई, 0 डिग्री एंगल का मतलब ये है कि दो लाइनों के बीच में बिल्कुल भी कोई भी एंगल नहीं है, बिल्कुल भी कोई एंगल बना ही नहीं है, वो 0 डिग्री एंगल कहेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये कंपास है, ये ऐसे कंपास है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, ये तो बहुत हार्ड है यार, कोई नहीं, ये थोड़ा स्मूथ है बट इसकी चोंच टेढ़ी हो रही है, कोई नहीं, सीधी हो गई है। ठीक है, अब जैसे देखिए मेरे पास ये कंपास है। ठीक, एक आर्म ये है इसकी और एक आर्म ये है इसकी। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है इनके बीच में। अब देखिए, अभी ये एंगल बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है, पहले एंगल इतना था, अब एंगल इतना हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल भी ना खोलूँ, अगर मैं इसको बिल्कुल ना खोलूँ, इसको बिल्कुल ही बंद कर दूँ, अब ये इतना था तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंगल की, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और कम और कम और कम और कम और कम, बिल्कुल ही कम कर दिया अब तो मैंने। ठीक है, बिल्कुल कम कर दिया, मतलब ये जो एंगल बना इन दोनों के बीच में वो तो बिल्कुल भी नहीं है, एंगल बिल्कुल नहीं है, मतलब 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो ये होता है मतलब 0 डिग्री एंगल का। ठीक, और 90 डिग्री तो आपको पता ही है, अगर दो लाइन से आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएं, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी जहाँ तक है,
ये आपको अब ऐसा लगेगा कि परपेंडिकुलर है ना। ठीक, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गए अपने एक दूसरे के ऊपर। तो ये कितना डिग्री एंगल है, ये डिग्री एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ये है 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन 0 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, तो साइन 0 के लिए पहले साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब 0 डिग्री एंगल है भाई, 0 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं ट्रायंगल बनाना भी चाहूँ इससे, जैसे कि ये है, ठीक, ये कुछ ना कुछ एंगल है इनके बीच में, अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूँ, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, और ये वाला कुछ ना कुछ एंगल है, ये वाला कुछ ना कुछ एंगल है। ठीक, अगर मैं इसको बिल्कुल भी ना खोलूँ, इसको मैं बिल्कुल भी ना खोलूँ, बिल्कुल बंद कर दूँ ऐसे, ठीक है, 0 डिग्री एंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर तो बचा ही नहीं, परपेंडिकुलर तो कम करते 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 कम ही हो गया बिल्कुल। देखो पहले परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर पहले इतना था, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट थी इसकी, फिर मैंने और नीचे किया इसको, एंगल और कम कर दिया, इसका एंगल जो है मैंने और कम कर दिया, इसकी हाइट और कम हो गई। ठीक है, मैंने एंगल और कम कर दिया, ये हाइट और कम हो गई, मैंने एंगल बिल्कुल ही कम कर दिया, 0 कर दिया बिल्कुल, तो परपेंडिकुलर तो बचा ही नहीं, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0, और 0 को किसी से हम ऐसे नीचे अगर इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू कुछ भी आ जाए, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू अगर कुछ भी हो, तो भाई 0.1 तो 0 ही होता है भाई आपका, 0.1 तो 0 ही होता है। ठीक है, 0.1 कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ही आ गई। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। तो अब की बार हम फाइंड आउट करके देखते हैं कॉस 0 डिग्री की। कॉस में क्या आता है, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। ठीक, हर बार ऐसे ही करना है आपको। जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्री करो तो सबसे पहले ये ऊपर लिख लो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ जी बेस अपॉन हाइपोटेनस है। अब बेस की वैल्यू चाहिए, कॉस 0 में क्या चाहिए, बेस की वैल्यू। अब देखिए मैं इसका एंगल बढ़ाऊं, मैं सॉरी ऐसे पकड़ लेते इसको, मैं इसका एंगल बढ़ाऊं, ठीक, या फिर घटाऊं, क्या मेरी ये जो आर्म है ये कम हो रही है क्या, ये जो आर्म है ये तो कम नहीं, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, एंगल इतना है जब इतनी है एंगल, जब भी इसकी लेंथ इतनी ही है, जब मैंने इसको इतना खोल दिया जब भी इतनी लेंथ है इसकी। ठीक, ओके, मतलब कि कोई ट्रायंगल ऐसे है, कोई ट्रायंगल ऐसे है, ये कुछ ना कुछ एंगल है इसका। ठीक, मैं क्या करूँगा, ये तो है हमारा बेस और ये है हाइपोटेनस। ठीक, इसके कम करने से इस पर तो कोई फ़र्क नहीं होता, ये तो बराबर ही रहेंगी। ठीक है, बस ये होगा कि 0 डिग्री एंगल लाते लाते, जब हम क्लोज टू 0 डिग्री एंगल आएंगे, 0 डिग्री एंगल आते आते तो क्या होगा, ये और कम हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन और कम हो जाएगा, और अगर कम हो गया तो ऐसे हो जाएगा, और कम हो गया तो ऐसे हो जाएगा, और कम हुआ तो ऐसे हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे दोनों लाइन। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब जितनी लेंथ उसकी थी उतनी लेंथ उसकी होगी, हाइपोटेनस जितना था बेस भी उतना ही हो गया, हाइपोटेनस जितनी थी बेस भी उतना ही हो गया, मतलब बेस बराबर हो गया हाइपोटेनस के। बेस अगर हाइपोटेनस के बराबर हो गया तो बेस की जगह हाइपोटेनस लिखता हूँ, लिख सकता हूँ, और हाइपोटेनस की जगह बेस लिख सकता हूँ। ठीक, तो हाइपोटेनस की जगह क्या लिख दूंगा, बेस, तो बेस से बेस कटा, 1 ही आंसर आ जाना है। ठीक है, बेस की वैल्यू अगर 10,000 भी है तो हाइपोटेनस की वैल्यू भी 10,000, 1000 से 1000 कटेगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू हो कितनी भी छोटी वैल्यू हो, ठीक है, आना 1 ही है। ठीक है, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस आपस में बराबर हो गए। ठीक, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब देखो जब हमारी
साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, तो टेन की वैल्यू तो आना बहुत आसान है। टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन की वैल्यू आ जाएगी, टेन 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। ठीक, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0 है, और कॉस 0 की कितनी वैल्यू है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 0 आ गई। 0/1 कितना होता है, ये 0 ही होता है। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0। ठीक, जब साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू आ गई, तो इनका इन्वर्स करने के बाद, इसका इन्वर्स करने के बाद हम बाकी क्वांटिटीज़ भी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि साइन 0 0 होता है, अगर साइन 0 0 होता है और इसका उल्टा, मतलब 0 का उल्टा कर दें, 0/1 का उल्टा कर दें, ये आ रही थी ना हमारी वैल्यू। ठीक, 0/1। ठीक, उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि 1/sin क्या होता है, कॉसेक। तो साइन 0 कितना होगा, कॉसेक 0। ठीक है, 1/sin 0 कितना होगा, कॉसेक 0 होगा। ठीक, तो साइन 0 की वैल्यू नीचे पुट करनी है, मतलब नीचे पुट करने का मतलब क्या है, साइन 0 कितना हुआ है, कितना होता है 0/1, तो 0/1। ठीक है, 0/1, इसके नीचे 1 डाल लो, 1 नहीं है तो। ठीक है, ऊपर नहीं डाल सकते भाई, ऐसे मत करना कि ऊपर डाल दिया, इसके नीचे डाल सकते हैं। ठीक, किसी भी क्वांटिटी के नीचे 1 लिख सकते हैं, ऊपर 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि नीचे 1 डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट ऊपर 1 डाल देंगे तो वैल्यू बदल जानी है। अगर 2 के नीचे अगर मैंने 1 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 का 2 ही रहने वाला है। बट अगर मैंने 2 के ऊपर 1 कर दिया तो क्या हो जाएगी, 1/2, ये तो आधा हो गया, ये तो आधा हो गया, 1/2 हो गया ये तो। ठीक है, इसलिए हम नीचे 1 लगा सकते हैं, ऊपर नहीं लगा सकते, ऊपर नहीं लगाना। तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 × 1, और इधर क्या होगा 1 × 0, तो कितना आ गया 1/0। और 1/0 की वैल्यू, 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, आगे जब हायर स्टडीज़ करोगे आप तो आप उसमें जान सकते हो कि 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइन क्यों होती है, 0/1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। ठीक है, ऐसे आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, अभी हम कभी और पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो 1/0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, कॉसेक 0 की वैल्यू होगी नॉट डिफाइन। ठीक, तो ऐसे ही हम बाकी भी क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे, कॉसेक की फाइंड कर ली, सेक 0 भी फाइंड कर लेंगे, कॉट 0 फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बस हमें क्या करना है, उल्टा करना है। उसी का जो दूसरा प्रिंसिपल फंक्शन होगा जिसको रेसिप्रोकल करके आंसर हमारा आ रहा है, ऐसे निकाल लेंगे हम बार बार। ठीक है, अगर हमें कॉट चाहिए तो 1/10 कर देंगे। ठीक है, फिर दोबारा सेम बात, टेन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, टेन 0 की वैल्यू 0 है तो कितना आ गया 1/0। फिर दोबारा 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होता है भाई। कोड की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो ये हो गया 0 की बात। ठीक है, ये बात होगी 0 की। ऐसे ही हम 90 डिग्री के लिए भी बात कर लेते हैं भाई, ऐसे ही 90 डिग्री के लिए भी, जैसे कि 90 डिग्री की तो बात नहीं करी अभी हमने, नहीं अभी नहीं करी। ठीक है, तो 0 डिग्री की बात करी अभी, तो अब 90 डिग्री के लिए भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन 90 चाहिए हमें, साइन 90 डिग्री फाइंड करने की कोशिश करते हैं पहले। तो साइन 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले तो, सॉरी, ठीक है, साइन 90 के लिए बात करते हैं पहले। साइन 90, कॉस 90 फाइंड करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही फाइंड करने हैं हमें 90 के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे पहले। ठीक, अब साइन 90 के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। ठीक, और 90 डिग्री वाली चाहिए भाई। ठीक है, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे नहीं करेंगे हम,
कि ये हो गया, ये बी और ये सी, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है और इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस। ऐसे नहीं होना भाई, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक। ये होगी परपेंडिकुलर, ये किसी के ऊपर, किसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर या फिर इसके ऊपर, को समझ ही नहीं आ रहा है, उस परपेंडिकुलर तो है ही नहीं है किसी के ऊपर भी, ठीक। तो ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये एंगल है हमें इसी को 90 डिग्री करना पड़ेगा। और हम इसको 90 डिग्री कैसे करेंगे, ठीक है, इसको 90 डिग्री कैसे करना है। अब देखो, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, सोचो अगर मैं BC लेंथ को कम करता चला जाऊं, अगर मैं BC लेंथ को कम करता चला जाऊं तो क्या होगा। अभी BC लेंथ इतनी है, अगर मैं कम करके, तो मान लेते हैं ये है एक्चुअल जो फिगर थी, एक्चुअल फिगर ये है, ठीक है, ABC। मैंने क्या किया, BC लेंथ को कम कर दिया, BC लेंथ को कम कर दिया, मतलब अब की बार मैं कहाँ लाइन बनाऊंगा, यहाँ पर लाइन बनाऊंगा, तो ये BC लेंथ और कम हो गई, ठीक। जब मैंने BC लेंथ कम की तो ये वाला एंगल और बड़ा हो गया, ठीक है, और बड़ा हो गया। पहले इतना था, ठीक है, जैसे इसी से समझ के देख लेते हैं, इससे क्या समझेंगे, बट इससे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, इससे ये लेंथ थोड़ी ना कम कर सकते हैं। बट आप ऐसे ही समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, इधर हम इधर से ये लेंथ कम करते जा रहे हैं, ये जो बेस है ये हम बेस कम करते जा रहे हैं, बेस कम करते जा रहे हैं, तो एंगल हमारा बढ़ता चले जाएगा। वो कैसे, आगे वाली फिगर जब मैं बनाऊंगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि एंगल बढ़ कैसे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल फिगर जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऐसे है, ठीक है, ये बी, ये सी। पहले लेंथ इतनी थी, मैंने अब की बार और कम कर दी तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब मैंने लेंथ और कम कर दी BC वाली, ठीक, तो ये और ज़्यादा खुल गया है, ठीक। तो ऐसे करते करते मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही कम कर देनी है, जो BC जो लेंथ है वो मैंने बिल्कुल ही कम कर देनी है। बिल्कुल कम करके क्या होगा, बिल्कुल कम करते 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 के एक टाइम ऐसा आएगा, पहले ऐसी होगी, फिर और ऐसे, ठीक है, फिर और पास आएगी इसके, और पास आएगी, ठीक, और पास आएगी, और पास आते आते एक टाइम पे ऐसा होगा, ये पूरी जो लाइन होगी, ये पूरी लाइन ये AB के ऊपर ही आ जाएगी, ये बिल्कुल AB के ऊपर ही आ जाएगी। AB के ऊपर आ गई, मतलब जो हाइपोटेनस थी वो परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेनस जो थी वो परपेंडिकुलर बन गया, मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया उसका, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो गया उसका। जब 90 डिग्री का एंगल हो गया तो जो AB लेंथ है वो हम उसको परपेंडिकुलर ही मानेंगे, और जो जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर खड़ा था वो तो गायब ही कर दिया हमने, वो तो बचा ही नहीं बिल्कुल, वो तो ज़ीरो हो गया बिल्कुल, ठीक है। मतलब जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम से भी हम समझ सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस फिगर के हिसाब से कर लेते हैं, हाइपोटेनस कितना भाई, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है भाई, AB का स्क्वायर, प्लस में बेस कितना है भाई, BC का स्क्वायर, ठीक। अब मैंने BC कम कर दी, BC कम करते चला गया, बिल्कुल नियरली ज़ीरो ले आया, बिल्कुल ज़ीरो ही कर दी, मान लो वेरी क्लोज ज़ीरो का मतलब क्या है, बिल्कुल ज़ीरो के पास, ठीक है। अब मैं फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ वैसे कि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कि बिल्कुल ज़ीरो के पास, टेंड्स टू ज़ीरो लिमिट वगैरह लगाऊँ, ठीक है। तो मैं ज़ीरो ले लेता हूँ वैल्यू को, इसको बिल्कुल नियरली ज़ीरो कर दिया, मतलब ज़ीरो ही होगी, नेगलेक्ट कर दिया बिल्कुल ही। अगर BC की वैल्यू हमने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दी, बिल्कुल ही करीब लिया है उसके कि जो लाइन थी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाए, जो हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर के ऊपर आ जाए। परपेंडिकुलर के ऊपर का आने का मतलब क्या है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो गए। अब देख लो, इसके पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देख लो, अगर मैंने बेस की वैल्यू जो BC है इसकी वैल्यू अगर मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दी तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, या फिर ऐसे कर सकते हो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेके, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट ऐसे कट के, तो AC बराबर AB आ जाएगा।
मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो गए, किसके कम करते ही, BC के कम करते ही, जो बेस है उसको कम करते ही AC और AB दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल के आ रहा है। ठीक, अब देखो तो हमें तीनों चीज़ पता चल गई कि जो हाइपोटेनस है वो तो भाई परपेंडिकुलर के बराबर है, और जो बेस है वो ज़ीरो है, जो बेस है वो ज़ीरो है। तो पहले साइन 90 फाइंड कर लेते हैं। साइन 90 कितना है भाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वही हाइपोटेनस की वैल्यू भी है। ठीक, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वही हाइपोटेनस की वैल्यू है। ठीक, मतलब P बराबर H, H की जगह P रख सकते हैं हम, P की जगह H रख सकते हैं। तो H की जगह अगर मैंने P रख दिया तो क्या है, P से P कैंसिल आउट, आ जाएगा 1। ठीक, अब ये क्या वेरिएबल में कर रहे हो सर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, 9999 ले लेता हूँ, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू है भाई 9999, ठीक है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999। ठीक, जो परपेंडिकुलर की वही वैल्यू है वही हाइपोटेनस की वैल्यू भी होनी चाहिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू बराबर है ना। ठीक, तो वही हाइपोटेनस की वैल्यू भी रखेंगे, तो 9999 हाइपोटेनस के जगह पे रखेंगे, तो 9999 से 9999 कैंसिल आउट आके 1 ही आएगा। ठीक, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 को उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी आ जाएगी 1। 1 का उल्टा 1 ही होता है भाई, 1 के नीचे 1 है, 1 को ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, एक ही बात है। ठीक है, कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये कैसे है आपको पता है। कॉसेक 90 कितना होगा, कॉसेक 90 कितना होगा, 1 अपॉन साइन 90। ओहो डेंगू, भग जा भाई इधर से, इधर मत आ। कॉसेक 90 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक, तो कॉसेक 90 वैल्यू 1 आ गई। अब कॉस के लिए फाइंड कर लेते हैं, कॉस 90 डिग्री, इसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस 90 कितना होता है, कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए। ठीक है, इसके लिए बेस भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए। अब बेस की वैल्यू तो 0 हो गई भाई, और हाइपोटेनस की वैल्यू अब कुछ भी रख लो। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कुछ भी रख लो, कोई उससे कुछ फर्क थोड़ी नहीं पड़ने वाला है, 0 ही आने वाला है इसका आंसर। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब हमें टेन चाहिए भाई, टेन 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री अपॉन में कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री होगा जिसकी हमारी वैल्यू आई है 1, और कॉस 90 डिग्री कितना होगा 0। ठीक है, तो ये सॉरी कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं ना हम, कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, सॉरी गलती हो जाती है कई बार भाई। ठीक है, तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, कॉस 90 की जगह मैंने 0 रख दिया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैंने 1 रख दिया इधर। ठीक, तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइन, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू निकल के आ रही है ना, तो मैंने तो कोई इतने अच्छे खासे नोट्स बनाए नहीं है, ऐसे तुम्हें इतने बस समझाता गया हूँ साथ साथ। ठीक है, जब भी मैं वैल्यूज़ निकाला, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, जितनी मैंने वैल्यू निकाली है आप एक एक करके रखते चले जाओ, रखते क्या उसको एक जगह लिख लो, एक अलग पेज पे लिख लो कि भाई साइन 0 कितनी थी, साइन 45 कितनी थी, साइन 30 कितनी थी, साइन 60 कितनी थी। ठीक है, ऐसे कर करके लिखते चले जाओ। तो अभी तो हमने किसी निकाली, साइन 0 की निकाली, साइन 90 की, साइन 45 की और साइन 45 की निकाली, ऐसे निकाली बस। ठीक है, 0 90 और 45 के लिए निकाली अभी तो। ठीक है, अभी 30 डिग्री और 60 के लिए भी निकालेंगे अब थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो नॉट डिफाइन ऐसे आप टेबल क्या आपकी बुक में वैसे तो टेबल बनी पड़ी है, बट आप खुद की टेबल बनाने की कोशिश करो एक बार।
ठीक, ऐसे सॉल्व कर करके। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाने वाला है, बार बार सॉल्व करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे। तो एक बार गो थ्रू होना ज़रूरी है इन डेरिवेशंस के थ्रू कि ये वैल्यूज़ एक्चुअल में आई कैसे। ये हमें याद करने के लिए बस टेबल दे देते हैं क्या, कि बस कि ये टेबल है और इसको याद कर लो, रट लो बच्चों, रट लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक, तो मैं ये ड्राइव करने भी आनी चाहिए एक बार के लिए। तो आपको देखना ही चाहिए कि ये एक्चुअल में जो हमें चीज़ कराई जा रही है आई कहाँ से है, ये क्यों हमें कराई जा रही है। ठीक, तो उसको बाद में याद कर लेते हैं। वैसे तो याद करने का इजी तरीका भी मैं बता दूंगा, अभी की इसी वीडियो में बता दूंगा कि याद करने का इजी तरीका क्या है। पहले एक बार एक्चुअल में देख लो कि लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो लॉजिक ये है, ये सब है लॉजिक। ठीक, तो साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू होगी, टेन की वैल्यू आ गई, तो कॉस है, एक्स है एक, और कॉट की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो क्योंकि रेसिप्रोकली तो करना होता है। ठीक, वेरी गुड। तो अब करते हैं फिर। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फॉर 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए। ठीक है, 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए मैं क्या करूँगा, चलो करते हैं। लेट सपोज हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इस लेक्चर की बेसिस पर ये 8.2 आप कर लोगे इजीली। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 8.2 में। ठीक, चलो तो करते हैं इसको। ए बी सी, सपोज करो, कंसीडर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको पता होगा कि क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है कि जिसकी जितनी भी साइड होती हैं, तीन ही होती है वैसे तो ट्राइंगल की साइड, तीनों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर ये इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3, और इनके जो एंगल हैं वो भी बराबर बराबर होते हैं। और कितने होते हैं वो, ये होते हैं 60 डिग्री के। ये 60 डिग्री है अगर, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये अगर ए है तो ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो ऐसे ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये होती है कि तीनों साइड बराबर होते हैं उसके, और जो तीनों एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और होते कितने, 60 डिग्री के होते हैं तीनों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो ए से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे। पहले एक अच्छी सी फिगर बना लेते हैं जिसके अंदर ये सब ना हो। अब आपको पता लग ही गया कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इधर से एक ट्रायंगल बना देता हूँ सुंदर सा, बिल्कुल अच्छा सा। ठीक है, ए बी सी। अब मुझे इधर से क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना है भाई। और परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसा होना चाहिए जो इस 60 डिग्री एंगल को आधा आधा बांट दे, आधा इधर आधा इधर। पूरा 60 डिग्री है तो 30 डिग्री इधर डाल दे और 30 डिग्री इधर डाल दे। ठीक, और जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जिसके ऊपर पड़ रहा है, इस बी सी लाइन के ऊपर है परपेंडिकुलर, तो जो ये लाइन है इसको बिल्कुल आधा आधा बांट दे, इसको भी बिल्कुल आधा आधा बांट दे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर भी है एक तरह से, और एक ये तरह से मीडियन भी है। ठीक है, मीडियन भी आपको पता होगा मीडियन क्या करता है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, या फिर एंगल बाइसेक्टर कह लो। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कह लो, बट एंगल बाइसेक्टर जरूर नहीं है कि सामने वाली साइड को भी बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे, कई बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जैसे कि मैंने इधर बनाया है कि इधर अगर मैं ये एंगल बाइसेक्टर खींच दूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल जब इसकी तीसरी साइड के ऊपर जाके पड़ेगा, ठीक, तो ये जो तीसरी साइड होगी इसको भी बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देगा इसको भी। ठीक, इस पॉइंट को अगर मैं डी मान लूँ तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। ठीक है, बी डी बराबर डी सी, दोनों लेंथ बराबर है, दोनों एंगल बराबर है। एंगल कौन सा, एंगल ए बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर किसके है भाई, बराबर है सी ए डी के, एंगल सी ए डी।
और हैं कितने 30 डिग्री के एंगल। ओके, तो मुझे ज़्यादा मतलब है नहीं पूरे ट्रायंगल से, हमें बस कितना पार्ट चाहिए, जैसे कि स्क्वायर का हम खाली राइट ट्रायंगल ले लिया था, ठीक है। ऐसे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वाला राइट ट्रायंगल ले लेंगे खाली, बस हमें उसी से मतलब है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, वो बस 3 चीज़ों पे काम करती हैं बस, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को निकाल लेते हैं बाहर। चलो भाई बाहर निकालो इसको, बाहर निकाले। कौन सा निकालें, ये वाला, ये वाला? चलो ये वाला निकाल लेते हैं, कोई नहीं, तुम्हारे साइड वाला, ये वाला निकाल लेते हैं। ये वाला निकाल लिया ऑन द डिमांड ऑफ पब्लिक, पब्लिक की डिमांड पे चल रहे हैं भाई। ये ए, ये डी, ये सी, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना है, ये 60 डिग्री है, ये तो 60 डिग्री है ना, ये तो 60 डिग्री था ही, तो ये 60 डिग्री है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है, ये ए होती, ये भी ए होगी, है ना, ये भी ए होगी, ये पूरी ए है, और इसको आधा आधा बांट दिया, मतलब आधा कर दिया, मतलब ये a/2, ये भी a/2, है ना। एक आधा कितना हो जाएगा, a/2, मतलब जो ये जो लेंथ है बी डी बराबर डी सी, ये किसके बराबर है, ये है हाफ ऑफ बी सी, के हाफ, ठीक है। बी सी को अगर हम आधा कर दें, ठीक, और बी सी की लेंथ कितनी ए, तो कितना हो जाएगा, a/2 नहीं आ जाएगा। तो बी डी और डी सी इसकी वैल्यू कितनी है, a/2, ओके, a/2 है, तो इधर a/2 लिख देते हैं। अब ये कितना है भाई, ये वाली जो साइड है ये कितनी है, ये तो हमें कहीं गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। और किसकी मदद से निकालेंगे, हम पीजीटी की मदद से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ये हाइपोटेनस है, तो लिख देता हूँ मैं इसे इस फिगर के हिसाब से। ये ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये ए डी, फिलहाल के लिए ए डी, ठीक है। और ये डी सी बेस है, इसका स्क्वायर, ए डी तो परपेंडिकुलर हो गया, डी सी बेस हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू ए और स्क्वायर है ही पीछे से ऊपर से, ठीक। और ए डी की वैल्यू कितनी, ए डी की वैल्यू तो फाइंड करनी, ए डी स्क्वायर की बेटी, ए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, ए डी स्क्वायर आएगा ना इधर। और डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू है a/2 का स्क्वायर। चलो तो भाई, अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो, उससे सब चीज़ दूर ले जाओ, ठीक है। इसे दूर ले जाते हो ऊपरली साइड, ठीक है। तो ए डी इधर ही रह जाएगा, ए डी का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, मैं एक बार स्क्वायर इसको दूंगा, एक बार स्क्वायर इसको दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर करूंगा 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा ये, ठीक। तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो, 1 माइनस 1/4, ये हो गया तुम्हारा ए डी का स्क्वायर, ठीक है भाई। हाँ, तो अब देखो 1 माइनस 1/4 कितना होगा, 1 माइनस 1/4, इसके नीचे 1 लगा लिया, ये 4 नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाने वाला है ये, और इधर आ जाएगा नीचे वाले से डिवाइड, ये 1 आ जाएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। ऐसे करते हैं ना, है ना। वैसे कोई डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 1 में से 1/4 गए, 3/4 बचे, इजी बात है। नीचे वाले से एक कम कर दो बस, ये ईजी ट्रिक है ना। डिनोमिनेटर में से बस एक कम कर दो, ऊपर लिख दो उसको, ठीक। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर, ये कितना हो गया 3/4, ये स्क्वायर क्यूब नहीं स्क्वायर सॉरी, ये ए डी स्क्वायर। पीछे कर लेते हैं, नहीं पीछे क्या, फिर हमें बार बार पलटनी पड़ेगी शीट को, ठीक है। तो इनको करते हैं साइड, तो ये रहा भाई, हाँ जी ये था। इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं भाई, करो सर करो।
डोंट वरी। 3a², ये नीचे आ गया 4, इधर आ गया AD का स्क्वायर। अब हमें AD के स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए AD की वैल्यू। AD की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो AD की वैल्यू जब हमें चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट बोथ साइड लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये शॉर्ट फॉर्म सी बना दी मैंने, इसे ऐसे मत लिख के आना है एग्जाम में कभी भी, पूरा लिख करना स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा इधर स्क्वायर रूट, चलो इधर नहीं करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, कोई नहीं, ये AD स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट लगा इस। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इतना हो जाएगा AD। अब एक बार स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगेगा, एक बार इसके ऊपर, इसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे। तो √3 आ जाएगा एक बार ऐसे स्क्वायर, एक बार इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो इसका तो ऐसे कट गया, इससे ऊपर क्या बच गया √3a, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर का रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर का रूट। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या आ गया √3a/2। ओके, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, AD की वैल्यू आ गई भाई, AD की वैल्यू आ गई √3/2/a। ठीक है, इधर डाल देते हैं इसको, इधर क्या हम एक नए ट्रायंगल बनाए थे इस पेज पे भी, नहीं तो बार बार इधर देखना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं, इसको ऐसे साइड में रख लेते हैं, कोई पता नहीं चल रहा किसी को भी, ठीक है। हाँ तो ये रहा, तो परपेंडिकुलर AD की वैल्यू कितना आ गई √3/2/a, सॉरी √3a/2, ये a/2। अब हमें तीनों चीज़ पता लग गई है, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनस भी और बेस भी, ठीक। तीनों साइड हमें पता लग गई हैं, तीनों साइड पता लग गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं sin 30 लगाना चाहूँ, चलो पहले sin 60 कर लेता हूँ, नहीं आप डर जाओगे पहले ही। sin 60 डिग्री के लिए, तो sin 60 डिग्री की ये वाला 60 डिग्री एंगल मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, तो सब सामने क्या है ये, तो ये परपेंडिकुलर, ये अपॉन में हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √3a/2, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है अपॉन में, हाइपोटेनस की वैल्यू ये AC हाइपोटेनस है ना A। अब इसके नीचे 1 लगा दो, नीचे 1 लगाना हमेशा, ऊपर नहीं, ठीक है, ऊपर 1 लगाने से दिक्कत हो जाएगी। C बना दो ऐसे, किसी को भी C बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो C बना दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे पहले इसको एज इट इज़ लिख दो √3a/2, इसको थोड़ा लंबा करो, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किससे करना 1 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करना A से, तो A से A कैंसिल आउट। sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई, sin 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। अब sin 30 की फाइंड करने के लिए क्या करोगे, sin 30 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टिल्ट करना पड़ेगा भाई, इसको थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा मोड़ना पड़ेगा ऐसे, और मोड़ के तोड़ना और जोड़ना मरोड़ना ये सब करना पड़ेगा इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस बन जाएगा भाई, इसका पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला 30 डिग्री एंगल ऐसे, ये वाला 30 डिग्री एंगल, ये अब की बार बन गया परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी a/2, इसकी वैल्यू कितनी है, जो बेस बन गया अब √3a/2, ये कितनी बन गया, ये a बन गया, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस ये अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो गए, ये 30 डिग्री इस एंगल के हिसाब से जब देख रहे हैं, तो मैंने बताया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यों विद किसी एंगल के साथ, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल के साथ कितना होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू sin 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री तो हमें पता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अब कितना है a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितनी वैल्यू a, इसके नीचे 1 लगा दो, दिख नहीं रहा क्या, ओ कोई नहीं ले, हो गया, अब दिख रहा है, वेरी गुड। C बना दो उल्टा C पर, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखो a/2, इसको थोड़ा लंबा करो, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले इससे मल्टीप्लाई, एंड से बिल्कुल, इसको इससे मल्टीप्लाई, a से a कट के आंसर क्या आ गया 1/2। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, sin 30 की आ गई वैल्यू 1/2,
ठीक है। अब ऐसे ही सारी वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको बार बार, कभी कॉस की, कभी टेन की, कभी कॉट की। तो अब की बार खुद भी निकाल के देख लो भाई। कॉस 30 की वैल्यू देखो, कॉस जब 30 देखो तो ट्रायंगल को टिल्ट करके देखना, ये वाला ट्रायंगल देखना, बना लो अपनी कॉपी पे इसको। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और 60 डिग्री के लिए है तो इस वाले ट्रायंगल को देख लिया करो, ठीक है, बना लो इसको, ठीक है। तो ऐसे इन 60 डिग्री के लिए इसको देख लेना और 30 डिग्री के लिए इसको देख लेना, और सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी सबकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक, ओके। तो अब देखिए अब क्या करना है। हाँ, तो अब बारी आती है भाई टेबल की, कि अब हमने इतनी सारी वैल्यूज़ निकाल ली। भैया ने उनसे पहले कहा था कि भाई जितनी भी मैं वैल्यूज़ फाइंड करता जा रहा हूँ एक अकॉर्डिंग एक पेज पे लिख लो। लिखिए आपने? नहीं लिखी, कोई नहीं मत लिखो, ठीक है, कोई नहीं, लिख लेना अगली बार, ठीक है, कोई नहीं। अब करना क्या है, अब हमें एक टेबल बनाएंगे भाई। अब एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे, जितनी भी अपने वैल्यूज़ फाइंड करिए ना, sin 0, sin 30, cos 30, cos 90, 45 डिग्री, जो भी है 90 डिग्री वगैरह जितनी भी है, ठीक है, उन सबको देख के हम क्या करेंगे, अब एक टेबल में डाल देंगे उसको। तो बनाते एक टेबल। तो सबसे पहले क्या आता है, 0 डिग्री एंगल, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंगल। इसको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं, अभी के साथ ही बताऊंगा। ये साइन, ये कॉस, इधर टेन, फिर इनके उल्टे चल जाएंगे। एक साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। कॉस को अगर उल्टा कर दें, कॉस का उल्टा का मतलब क्या है, कॉस को अगर उल्टा कर दें तो सेक आ जाएगा। टेन का उल्टा, टेन को अगर उल्टा कर दें तो क्या आएगा, कॉट आ जाएगा, ठीक। साइन 0 पे क्या वैल्यू होगी, साइन 30 पे क्या वैल्यू होगी, साइन 45 पे क्या होगी, 60 पे क्या होगी, 90 पे कितनी होगी, कॉस 0 पे कितनी होगी, 30 पे कितनी होगी, 45 पे, ऐसे ऐसे करके पूरे एक टेबल बना देंगे अभी। और चुटकियों में बना देंगे इसको, कैसे, एक ट्रिक से बस, ठीक। ट्रिक क्या है, आपको बस एक लाइन याद करनी है। वो क्या लाइन है, ठीक, वो लाइन है, वो लाइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस इसको याद कर लो, पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसको याद कर लो। कैसे याद करें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 याद करो, साथ के साथ याद करो भाई, साथ के साथ। देखो मैंने छुपा ली, अब बोलो इसको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एक और रिपीट करो, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। ये क्या लिख दिया मैंने, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, अब 1। ये लाइन याद हो गई, एक ही लाइन याद कर लो, ठीक। अब क्या करना है, अब कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए क्या करो, इसको उल्टा चला दो। पहले 1 लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर 1/2 लिख दो, फिर 0 लिख दो, ठीक है। उल्टा कर दिया ना, पहले 1 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब 10 कैसे आएगा, 10 आपको पता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 को 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है, 0/1 0। 30 डिग्री साइन अपॉन कॉस, 1/2 अपॉन में √3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 1/√3, 1/√3 है ना। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 1/√3, 1/√2, 1/√2, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, साइन अपॉन कॉस, तो कितना आ जाएगा, ये √3 बचेगा ओनली। 1/0 क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। बस ये चीज़ याद कर लो, 0/1 कर रहे हो तो 0 आ जाएगा, और अगर 1/0 कर रहे हो तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। बस ये चीज़ याद कर लो, इसी में तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा नॉट डिफाइन है, कौन सा 0 है, ठीक है। तो याद कर लो, 0/1 है अगर तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, और 1/0 अगर 0 है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है भाई, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल फंक्शन जब हमारे पास आ गए
तो कोसेक सेक और कॉट को निकालने में क्या दिक्कत है हमें, हम 1/sin कर देंगे, ठीक है। 0 का उल्टा, 0 के नीचे 1, 0 के नीचे 1 था तो 1/0 कर देंगे, 1/0 हो जाएंगे तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब प्रिंसिपल फंक्शन ये साइन कॉस टेन, बस यही है, और बाकी कितने कोसेक सेक कॉट, ये तो बस इनके इन्वर्स है ना, इनको बस उल्टे कर देना, इनको उल्टा कर दोगे, ठीक। 1/2 को उल्टा करोगे 2 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो इतना आ जाएगा √3/2, मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। सेक है, इसका उल्टा करो 1 का, 1 ही आ जाएगा, इसको उल्टा करो कितना आ जाएगा 2/√3, इसको उल्टा करो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। वही बात है, जैसे इसकी लाइन चलाई है ऐसी इसकी, ये पहले इसको लिख दो, ठीक है। ये कोसेक का क्या हुआ है भाई, कोसेक का भाई, कोसेक का आपने ये ठीक नहीं किया भाई, साइन का ये 2/√3 आ जाएगा ना, है ना, 2/√3, बताते नहीं हो तुम भी साथ के साथ कि 2/√3 आएगा, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। कोई नहीं, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में हो जाता है ये सब। तो इसका उल्टा कर दिया हमने 2/√3, ठीक है, √2 आ गया। अब इधर कितना आ जाएगा, ये 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा ये, ठीक। 0/1 है, 1/0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, वही चीज़, नॉट डिफाइन इधर, 1 इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉट है, 0 का उल्टा, 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 फिर दोबारा नॉट डिफाइन, ये 1/√3 कितना आ जाएगा, √3 रहेगा, ठीक है। आगे ये 1/1 है तो 1 ही हो जाएगा ये वापस, ठीक। ये कितना है √3/1, ये 1/√3 हो जाएगा। ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन क्या था, नॉट डिफाइन हमारा था 1/0, और 0 इसको उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा 0/1, 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये जो सुंदर सी मैंने टेबल बना दी है, अति सुंदर वाली, अति बहुत बहुत सुंदर सी लग रही है मुझे तो ये, खैर ठीक है, ठीक। आपको बहुत अजीब सी लग रही होगी पर नहीं, अजीब नहीं है, ठीक है। ये नॉट डिफाइन, ये दिखा नहीं होगा आपको, है ना। ये देखो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का उल्टा कैसे करेंगे, नॉट डिफाइन वैल्यू क्या होती है 1/0, ठीक है। 1/0 को जब हम सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब, तो क्या आ जाएगा 0/1, और 0/1 क्या होता है 0, तो 0 आ गया, ठीक है भाई। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना भाई, और ठीक है, वैसे तो सही होनी चाहिए क्योंकि मैंने तो अभी बड़े होशाबाज में करा है इसको, बिल्कुल ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेके। तो ये शायद मेरे हिसाब से पूरी ठीक ही है टेबल तो, और आप तुम्हारी बुक में है तो सही, आपकी बुक में है, जैसे कि शायद वो पेज नंबर कितना था, हाँ पेज नंबर 185, हाँ पेज नंबर 185 पे होगा शायद, 184 180, हाँ 1 जहाँ तक है 185 पर ही होगा, पेज नंबर 185 पर ये एनसीईआरटी के 185 पेज नंबर पर आपकी ये टेबल बनी हुई है। इसको याद कर लेना, याद करना क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे याद कर लेना, मैंने तो आपको एक चीज़, सिंपल चीज़ बताई, बस क्या करना है, एक लाइन याद करो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस तुम्हें ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर उसको उल्टा कर दो, फिर टेन के लिए साइन अपन कॉस कर दो, कॉस को साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट टेन का उल्टा, कॉस जो सेक है वो कॉस का उल्टा है, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है ना। तो ऐसे कर लेना। तो जितना मैंने अभी करा दिया ये पूरा आपका 8.2 एक्सरसाइज 8.2 कर लेना भाई, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 के लिए ये सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट से बहुत ज़्यादा, ठीक, पूरी घंटी की कोई हो गई है क्योंकि, ठीक। तो एक्सरसाइज 8.2 कर लेना भाई। फिर हम 8.3 और 8.4 जो होगी, जो भी हैवी 8.2 8.3 8.4, उसके लिए एक बस लास्ट लेक्चर और है, इस लास्ट लेक्चर और होगा। इसके अलावा ये एक तो ये वीडियो हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी एनसीईआरटी लेवल के लिए तो, ठीक।